Julia students, I am Rigzin Amgyal, lecturer of Commerce, Convent Higher Secondary School, Sumur. So today we will discussing the accountancy subject of the 12th class. So in today's lessons, we will discussing the last topic of the reconstitution of the partnership. So before starting the today's topic, I would like to recapitulate the few key points which you have learned in the previous lesson. So dear students, reconstitutions means reconstitution of partnership. तो बच्चों, आप लोगों ने पहले वाले लेसन्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब पार्टनरशिप डीड को दोबारा से हम जब रिक्रिएशन करते हैं तो उस टाइम हमें क्या होता है कि जो पार्टनरशिप डीड है उसको दोबारा से हमें बनाना पड़ता है। लेकिन ये बनाने के लिए कुछ मोड्स होते हैं, कुछ फैक्टर्स होते हैं जो आप लोगों ने अच्छी तरह से प्रीवियस लेसन में पढ़ा हुआ, जो कि जैसे कि इनका जो मेन जो 3 मोड्स है, सबसे पहले तो एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। अगर कोई नया पार्टनर आपके बिजनेस में आ जाता है तो आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दोबारा से बनाना पड़ता है, सेक्रीफाइस रेशियो आपको निकालना पड़ता है। ठीक उसी तरह से दूसरा हमारा होता है रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, अगर कोई पार्टनर आपके बिजनेस को छोड़ के जाना चाहता है तो उस दौरान भी आपको क्या होता है कि जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसमें आपको चेंजेस लाना पड़ता है। जैसे कि हमने पहले बताया, पार्टनरशिप एक बिजनेस है जो 2 या 2 से ज्यादा लोग आपस में मिल के विलिंगली प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे एग्री होकर कोई बिजनेस चलाना चाहते हैं तो उसे हम पार्टनरशिप बिजनेस कहते हैं। तो इनका मेन जरिए क्या होता है कि एग्रीमेंट, जिसको हम पार्टनरशिप डीड पे कहते हैं। अब इस डीड में चेंज होने का 2 मोड्स तो मैंने बता दिया आप लोगों को, एक तो एडमिशन ऑफ द पार्टनर्स, दूसरा रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर। तो एडमिशन ऑफ द पार्टनर में आप लोगों ने पढ़ा है, इसमें आप लोगों को अच्छी तरह से आप लोगों ने लर्न किया है हाउ टू कैलकुलेट द सैक्रिफाइस रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो मतलब कोई पार्टनर्स इंटर हो जाता है बिजनेस में तो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को उसका जो शेयर है उसका डिडक्ट हो जाता है, जितना शेयर डिडक्ट हो जाते हैं उनको हम सैक्रिफाइस रेशियो कहते हैं। तो इसका छोटा सा फॉर्मूला है हमारा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सिमिलरली रिटायरमेंट के टाइम पे आपने सीखा हाउ टू कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो जिसपे ज्यादातर क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपका 3 पार्टनर होगा A, B और C। फॉर सपोज B अगर आपके बिजनेस को छोड़ के जाना चाहते हैं, A और C को बेनिफिट होगा, तो उस जो बेनिफिट वो A और C को होगा उसको हम गेनिंग रेशियो के रूप में देख सकते हैं। इसका भी सिंपल सा फॉर्मूला है जिसमें आप कहेंगे न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो ये 2 टॉपिक है जो आप लोगों ने पहले डिस्कस किया है। तो आज हम करेंगे अगर कोई पार्टनर्स बिजनेस के दौरान डेथ हो जाता है तो उस टाइम क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रहेंगे। उस दौरान हम कह सकते हैं कि रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप ड्यू टू द डेथ ऑफ द पार्टनर। तो ये हमारा क्या रहेगा बच्चों, ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा, डेथ ऑफ अ पार्टनर। हालांकि रिटायरमेंट और डेथ में इतना फर्क नहीं है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ज्यादातर सेम रहेंगे, लेकिन फिर भी कुछ पर्टिकुलर पॉइंट से, की पॉइंट से जो पर्टिकुलरली डेथ ऑफ द पार्टनर में हमें यूज होगा। तो जैसे कि आप लोगों को मैंने अभी बताया, डेथ ऑफ द पार्टनर, द पार्टनरशिप कम्स टू एंड इमीडिएटली व्हेनेवर अ पार्टनर डाइज, ऑल्दो द फर्म may continue with the remaining partners। अगर मान लीजिए ए, बी और सी ये 3 पार्टनर्स बिजनेस चला रहा है, उसमें से अचानक बी
डेथ हो जाता है तो जैसे ही भी जब डेथ हो जाता है तो पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली सीज हो जाता है और पार्टनरशिप जो हमारा एग्रीमेंट है दोबारा से हमें रिक्रिएशन करना पड़ता है। हालांकि जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है वो फिर बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे। द डिसीज्ड पार्टनर इज इंटाइटल्ड टू गेट द शेयर। ये जो शेयर है, ये जो डिसीज पार्टनर है उसको क्या होगा, उसका जितना शेयर इन द फर्म, उसका प्रॉफिट होगा, गुडविल होगा, वो उसको पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से उसको मिलेंगे। आप हमें क्या करना है कि जिस तरह से आप लोगों ने रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनरशिप में पढ़ा कि कोई अगर पार्टनर रिटायर होना चाहता है तो उस दौरान भी आप लोगों को रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना होता है। ठीक उसी तरह से डेथ ऑफ द पार्टनर के टाइम पर भी आपको उसी तरह से बनाना होता है। लेकिन द मेजर डिफरेंस क्या रहता है उन दोनों में, जैसे कि द रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर मे बी प्लान टू बी एन इफेक्टिव फ्रॉम द पर्टिकुलर डेथ। ये जाहिर सी बात है, अगर कोई पार्टनर्स ए बी सी में से सी मान लीजिए अगर रिटायरमेंट लेना चाहते हैं तो बाकी उसका जो दो रिमेनिंग पार्टनर्स ए और बी उसको कहेंगे कि अगर आप रिटायरमेंट लेना चाहते हैं तो प्लीज अकाउंटिंग ईयर के लास्ट में आप कीजिए, क्योंकि हमें पता है 31 मार्च अकाउंटिंग ईयर का हम लास्ट मानते हैं, तो कभी कभी 31 दिसंबर भी हम मानते हैं, मतलब 12 महीने का हम एक अकाउंटिंग ईयर मानते हैं। तो उनको हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपको प्लान करके अकाउंटिंग ईयर के एंड में आप रिटायरमेंट ले लो, तो उस दौरान हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि कंपनी का रूटीन बेसिस पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट सब कुछ अकाउंटिंग ईयर के एंड में करेंगे और सी को जो भी उसका शेयर ऑफ गुडविल, शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलना चाहेंगे वो आराम से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन आप डेथ वाले में क्या होता है कि आप देखिए, वेयर इज द डेथ ऑफ ए पार्टनर मे अक्योर एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर। डेथ तो अनसर्टेन है, कभी भी हो सकता है। तो कोई भी पार्टनर मान लीजिए 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने के बाद अगर उसका डेथ हो जाता है तो हमें क्या प्रॉब्लम पड़ता है, 31 जो मार्च को अकाउंटिंग ईयर क्लोज होता है, उसके बाद मान लीजिए 30 जून को कोई पार्टनर का डेथ हो जाता है, तो बिटवीन दिस पीरियड जो यहां से लेके यहां का जो 3 मंथ का जो पीरियड है उसमें हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने की जरूरत होता है। जैसे कि 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक, मान लीजिए 3 मंथ। यही एक बेसिक डिफरेंस रहता है रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर्स और डेथ ऑफ द पार्टनर में। और दूसरी बात बच्चों क्या है कि also the payment of the amount due is made to the retiring partner in case of the retirement of the partner। अगर कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है तो जो भी उसका अमाउंट उसको ड्यू रहता है, मान लीजिए शेयर ऑफ गुडविल, प्रॉफिट जो भी हो, वो उसी को ही मिलेंगे क्योंकि वो जीवित रहता है। Whereas the payment amount due is made to the legal representative of the deceased partner। In case of the death of the partner में उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव, जिसको हम एग्जीक्यूटर्स भी कहते हैं, इसके लिए हमें एग्जीक्यूटर्स अकाउंट बोल के एक नया अकाउंट बनाने की जरूरत है। बाकी कुछ सब रिटायरमेंट जैसा ही है। अच्छा बच्चों, आप जिस प्रॉफिट के बारे में हमने अभी बात किया था तो उसको कैलकुलेट करने का मेन 2 हमारे पास मेथड रहता है। एक तो होता है जी टाइम बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ द टाइम, और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ द टर्नओवर। डिटर्मिनेशन ऑफ द प्रॉफिट ऑफ ए फर्म फ्रॉम द डेथ ऑफ द लास्ट बैलेंस शीट टू द डेट ऑफ द डेथ ऑफ द पार्टनर, subject to agreement, such profit may be determined on the following ways। तो अभी जो 3 महीने का हमने आपको एग्जांपल दिया था, तो मैं दोबारा से आपको यहां से आपके लिए यहां लिखता हूं। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट जो अप्रैल से लेके 30 जून, जो पार्टनर 30 जून को हम मान के चलते हैं, अगर वो 30 जून को डेथ हो गया, तो इस दौरान जो 3 महीने का प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास मेन 2
फार्मूलास है या मेथड्स कह सकते हैं आप, क्योंकि हमें पता है कि साल के आखिर में ही हम क्या करते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। आप यहां पर पर्टिकुलरली अगर किसी पार्टनर का डेथ हो जाता है तो हमें मजबूरन एक इंटीरियम पीरियड के लिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होता है। उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट भी कह सकते हैं, सस्पेंस अकाउंट भी कह सकते हैं। आप ये फार्मूला के हिसाब से हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर बोलेंगे तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पे आप जाएंगे तो इसमें क्या होता है कि हमें नंबर ऑफ डेज या मंथ फ्रॉम द डेथ ऑफ द लास्ट बैलेंस शीट टू द डेथ ऑफ द पार्टनर, उसको मल्टीप्लाइड करेंगे। अगर डेज में होगा तो 365 डेज, अगर मंथ में होगा तो 12 मंथ। अगर हम डेज में लेंगे तो 365 डेज, अगर मंथ में होगा तो 12 मंथ, मल्टीप्लाइड बाय द प्रॉफिट, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट ऑफ द गिवन नंबर्स ऑफ द ईयर। तो बच्चों क्या होता है कि इस दौरान हमें कुछ पता नहीं होता कि कंपनी ने कितना प्रॉफिट अर्न किया या कंपनी कितने लॉस में जा रहा है। तो हम क्या करते हैं कि टाइम बेसिस पे अगर हम जाएंगे तो प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट को हम क्या लेंगे, बेस मान के चलेंगे। तो 365 डेज या 12 मंथ के साथ हम इसको डिवाइड करना है। तो इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द टाइम। अभी इसके बाद नेक्स्ट हम क्वेश्चंस करेंगे, उसके हिसाब से आपको और भी क्लियर हो जाएंगे। तो दूसरा हमारे पास रहता है टर्नओवर और सेल्स बेसिस। कभी कभी कंपनी क्या करता है कि प्रीवियस ईयर का सेल्स को देखते हैं और प्रॉफिट को कंपेयर करते हैं, या खुद वहां पर लिखा होगा कि 4-5 सालों का, प्रीवियस 4-5 सालों का सेल्स को लेके उसका एवरेज सेल निकाल के भी हम निकाल सकते हैं। तो इस दौरान हमारा फार्मूला क्या रहेंगे कि प्रीवियस ईयर प्रॉफिट या इमीडिएट प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट को लेना है, या 4-5 साल पहले के प्रॉफिट का हम एवरेज लेके उसको डिवाइड करेंगे प्रीवियस ईयर के सेल्स या कुछ सालों का एवरेज सेल्स, मल्टीप्लाई करेंगे इन बिटवीन द 3 मंथ्स 1 अप्रैल टू 30 जून फॉर एग्जाम्पल के लिए, इन 3 महीने में उन्होंने कितना सेल्स किया, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या होगा, फर्म का हमें क्या मिलेंगे, प्रॉफिट मिलेंगे। बच्चों आपको पता है कलेक्टिवली पार्टनरशिप को हम क्या कहते हैं, फर्म कहते हैं। तो फर्म का हमें क्या मिलेंगे, प्रॉफिट मिलेंगे। उसके बाद जितना भी आउटगोइंग पार्टनर्स होगा, जो पार्टनर डेथ हो जाते हैं, उसका प्रोपोर्शनेट जो रेशो है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, इसी को हम फर्म्स प्रॉफिट को हम फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड करेंगे डिसीज पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के साथ। इस हिसाब से हमें उस पर्टिकुलर पर्सन का प्रॉफिट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद हम फिर कुछ एग्जांपल करेंगे जिसके तहत आपको और भी क्लियरिटी हो जाएंगे। तो बच्चों, हियर इज द क्वेश्चन, ए, बी एंड सी वर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 1:2:3. B dies on 30th June. This is very important date. 30th June 2015. It was decided to calculate the deceased partner's share of profit on the basis of the profit of the year 2014. That means the immediate previous year, which was rupees 3 lakh. जो कि हमारा कितना है, 3 लाख है। Calculate B's share of profit till 30th जून। तो यहां पर इस क्वेश्चंस में हमें बताया है कि ए, बी और सी क्या पार्टनर है, जिसमें से बी का डेथ हो जाता है 30 जून को। तो हमें कैलकुलेट करना है कि बी का जो 3 महीने का जो प्रॉफिट है वो किस बेसिस पे करना है, प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट के बेसिस पे करना है। तो बच्चों इसमें हम कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ आपको इसमें ध्यान देना है। सॉल्यूशन हमारा रहेगा, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में इसका प्रॉफिट कितना है। प्रॉफिट ऑफ द
प्रीवियस ईयर जो कि यहां पर क्वेश्चन में दिया है 3 लाख, क्योंकि हमें पता है कि इन 3 महीनों में हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना मुमकिन नहीं है, इसलिए हमें प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट को बेस मान के चलेंगे। अब यहां पर क्या रहता है हमारा बेस शेयर ऑफ प्रॉफिट, जो कि मैंने पहले आपको फार्मूला चार्ट पे बताया था। कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हम लिखेंगे 3 लाख जो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। कितना महीना रहता है 31 मार्च और 30 जून के बीच में, दैट इज अप्रैल मई जून, दैट इज 3 मंथ। अगर हमें मंथ में दिया गया हो तो 3 डिवाइडेड बाय हम क्या करेंगे 12 लिखेंगे। और उसके बाद खुद बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है 1:2:3, इन तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको बताया, तो बी का रहेंगे हमारा 2:3 तो 4 5 6 2/6। बी आज तक फॉर्म में 2:6 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लेके एंजॉय कर रहा था, लेकिन 30 जून का उसके डेथ हो जाने के बाद अभी जो प्रीवियस ईयर का जो सेल्स प्रॉफिट है उसी बेसिस पे हम इसको कैलकुलेट करेंगे। अब बच्चों यहाँ पर क्या रहता है कि 2 3 6 हो जाएंगे और 3 कैंसिल हो जाएंगे, तो इसको फिर हम करेंगे 2 6 12, 2 1 2, 2 5 10, ये हमारा पास आएंगे जी 1,50,000 फिर डिवाइडेड बाय 6, तो 6 2 12 कितना रह गया थी 36 5 30, दैट इज हमारा जो प्रॉफिट आएगा 3 मंथ का, दैट इज ₹25,000। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ आपको ध्यान देना है। इसमें आपको खास चीज याद रखना है प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट और जो टाइम पीरियड लास्ट ईयर का जो बैलेंस शीट और डेथ ऑफ द पार्टनर। तो ये रहा हमारा 3 मंथ्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स ऑफ द मंथ इन द ईयर, और ये जो 2/6 है वो बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। तो यहाँ पर सॉरी बच्चों, यहाँ पर ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स कब क्लोज हो रहा था यहाँ पर नहीं लिखा है, वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। दे क्लोजेस देयर बुक्स ऑफ अकाउंट on 31st मार्च, तो इस बेसिस पे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा बच्चों, फिर एक दूसरा एग्जांपल लेके हम आते हैं। इसमें क्या लिखा है, P, Q and R were partners sharing profit and loss in the ratio 2:1:2, ये उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। Q dies on 30th जून, क्यों फिर मर जाता है 30 जून को। It was decided to give him the share of the profit, हमें इसका अभी प्रॉफिट का शेयर निकालना होता है। तो अब इसमें क्या होगा कि जो पहले वाला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या फर्क है कि इस क्वेश्चन में हमें टर्नओवर बेसिस पे प्रॉफिट निकालने के लिए कहा गया है। टर्नओवर बेसिस टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द सेल्स फिगर ऑफ 2010। टर्नओवर मींस जो हमारा सेल्स आउटपुट है। सेल्स फॉर द ईयर 2010 वर 50 लाख हमें गिवन दिया है, और प्रॉफिट फॉर द सेम ईयर उसी साल का प्रॉफिट हमें दिया है 5 लाख। However, the sales period of the April 1st to 30th June is given as an ₹1 lakh. अब इसमें क्या है कि हमें प्रीवियस ईयर का सेल्स दिया है, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट दिया है, और इस साल का 3 महीने का जो सेल्स हमें दिया है 1 लाख। तो उसी बेसिस पे हमें इस डिसीज पार्टनर्स का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना है। तो सॉल्यूशन आसान सा है बच्चों, और थोड़ा आपको इसमें ध्यान से देखना। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रीवियस ईयर का जो है, प्रीवियस ईयर का जो सेल्स जो कि गिवन है हमें कितना है 50 लाख,
और प्रीवियस ईयर प्रॉफिट दिया हुआ है, दैट इज 5 लाख। और हमें दिया है प्रॉफिट फॉर द पीरियड, इसमें हम ब्रैकेट में लिख देंगे अप्रैल टू जून, 3 महीने का प्रॉफिट जो कि दिया हुआ है 1 लाख रुपीस। तो हमारा कैलकुलेशन क्या होगा? सबसे पहले हम निकालेंगे फर्म्स का प्रॉफिट। प्रॉफिट ऑफ अ फर्म, दैट इज प्रीवियस ईयर में उसने प्रॉफिट गेन किया है 5 लाख। ये बच्चों, तो उसके कंपैरिजन में उनका सेल्स रहता है 50 लाख। 50 लाख उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इन जो 3 महीने का सेल्स के हिसाब से, जो कि हमें गिवन दिया है 1 लाख। अब हम इसको डिवाइड करेंगे बच्चों, तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 के साथ ये काट हो गया। तो यहाँ पर 1 0 के साथ ये 0 कैंसिल, 5 1 जा 5। तो ये हमारा पास रहता है जी 10,000। तो ये हमारा फर्म का प्रॉफिट, दैट इज ₹10,000। अब क्योस शेयर ऑफ प्रॉफिट हम निकालेंगे। क्योस शेयर ऑफ प्रॉफिट, दैट इज 10,000 इंटू उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है हमारे पास 1:5, 5 2 जा 10, दैट इज यहाँ पर आता है ₹2,000। ये हमारा आंसर आता है। तो बच्चों, आज के लिए यहीं हम कंक्लूड करेंगे, फिर कल पार्टनर्स, डिसीज पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट किस तरह से बनाएंगे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ, जुड़े।